रवीश ने इस वीडियो को 30 मिनट का बनाने के लिए पहले अशोका यूनिवर्सिटी पर कुछ प्रपंच किया, फिर विदेशी चंदे से संचालित और देखने से ही महीने भर से ना नहाए हुए वामपंथी लगने वाले किसी को बिठाकर नीचे पत्रकार कहते हुए यह दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। जब किसान गरीब नहीं रहेगा तो उनकी भावुकता को भुनाकर वामपंथी अपने इसी कमरे में बैठकर कविता कैसे लिखे? क्या 2012 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल यूपीए सरकार ने तैयार नहीं किया था? क्या 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में भी यूपीए ने इन्हीं विषयों पर चर्चा नहीं की थी? क्या 2014 में कर्नाटक, असम, हिमाचल, मेघालय और हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग कहीं भी बेचने का अधिकार नहीं दिया था? क्या 2011 में योजना आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में इंटरस्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करके केंद्र की लिस्ट से हटाने की सिफारिश नहीं की थी? लोगों के मन में कॉर्पोरेट का नाम सुनकर ही लुटेरे का भाव लाने वाले वामपंथी स्वयं उसी तंत्र का हिस्सा है जिसे पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कहा जाता है। इस आदमी को देखिए, देह पर कोट है, गले में टाई है, कमरे में एसी है, हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर का रिमोट है, आगे सोनी का कैमरा है, क्रोमा स्क्रीन पर शूट कर रहा है, अडोबी का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता होगा, घनघोर कॉर्पोरेट गूगल के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब से ये कमाई करने वाला रवीश जब कॉर्पोरेट को अपनी घृणा का पात्र बनाता है तो उसे विशुद्ध वैचारिक दोगलई कहा जाता है। अब दर्शकों का भी प्रश्न होगा कि डबल कैसे हो गया? रवीश की माने तो योगेंद्र यादव जी की एक एक फोटो अपने खेतों में डंडे पर चिपका कर लगा देने से फसलों में उत्साह का संचार होगा और वो दूने उत्साह से बढ़ेंगे। यील्ड जो है डबल हो जाएगी क्योंकि वो बहुत ही मीठे स्वरों में उन्हें कहानियां सुनाया करें। या फिर एक तरीका यह है कि किसानों को अपने खेतों से करीब आधी मीटर गहरी भूमि खोदकर गड्ढे में मच्छरदानी लगाकर खोदी हुई मिट्टी की पूरी शीट खेत के लंबाई चौड़ाई की मच्छरदानी पर रखकर एक साथ 2 खेत बनाने की समुन्नत तकनीक विकसित करनी होगी। फिर किसानों के पास एक की जगह 2 खेत हो जाएंगे और आय दुगनी हो जाएगी, है कि नहीं? रवीश जब गरीब किसानों के मेहनत और कॉर्पोरेट के मुनाफे पर रोता है तो वास्तव में वो उन दलालों के लिए ऐसे वीडियो बनाता है जिसकी दलाली कृषि कानूनों से छिनने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दलालों के संरक्षक रवीश कुमार के ऊपर, जिसने अडानी और कृषि बिलों के ऊपर एक और हिट जॉब किया है। एनडीटीवी से निकलने के बाद रवीश की स्थिति उस दिलजले आशिक की हो गई है जो लड़की द्वारा ठुकराए जाने पे पहले तो उसे ही धमकी देता है कि उसके फर्जी फोटो बनाकर वायरल कर देगा। लड़की तब भी नहीं मानती और 2 कंटाप लगा देती है तो वो हर शाम नुक्कड़ के लौंडों में उस लड़की के दर्जन भर लड़कों से चक्कर चलाने की बातें फैलाता है। इसी राह पर थोड़ा और चले तो हम यह कह सकते हैं कि रवीश की स्थिति उस लौंडे की तरह है जिसने उस लड़की के नाम पर ब्लेड मारकर दोस्तों के बीच रोना आरंभ कर दिया है जो उसका नाम भी नहीं जानती। खैर, रवीश कुमार की स्थिति यह हो गई है कि उसके इस छिद्राणवेशी व्यवहार के कारण वो हर समाचार में अडानी का नाम सुनना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कोई उनके बचपन की कहानी पूछ दे तो वो भी उसमें अडानी को खींच कर ले आए कि एक दिन वो जात जात खेल रहे थे कि अडानी ने आकर उनका माइक तोड़ दिया और वो माइक बेचकर उसने सबसे पहले मोदी जी के चाय की दुकान के लिए केतली खरीदी और फिर बढ़ते बढ़ते आज यहां तक आ गए। कुछ दिन पहले रवीश कुमार ने रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से चलने वाली एक गुमनाम पर अंग्रेजी में सेक्सी लगने वाले नाम रिपोर्टर्स कलेक्टिव, इसके किसी रिपोर्टर की एक रिपोर्ट को ब्रह्मा जी का लिखा हुआ वाक्य मानकर एक वीडियो बनाया जिसका मूल सार यह था कि किसान बिल जो पास होकर वापस ले लिए गए वो पूरा का पूरा अडानी के लिए मोदी ने पर्सनली बनवाया। इससे पहले कि हम इस विषय पर रवीश का विलाप देखें, उसके झूठों का तथ्यात्मक रोस्ट करें, हमें पहले रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में फैक्ट चेकर विजय गजेरा का यह ट्वीट पढ़ लेना चाहिए। वो रवीश के ट्वीट के नीचे ही लिखते हैं कि क्या किसानों को पता है कि रॉकफेलर फाउंडेशन कौन है? क्या किसानों को पता है कि रॉकफेलर ने जहरीली खेती शुरू करवाई है? क्या किसानों को यह पता है कि जहरीली खेती से होने वाले रोग की दवाई लेने जब आप जाते हैं तब भी उसी रॉकफेलर को लाभ होता है? पेस्टिसाइड और मेडिकल दोनों में जिस पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग होता है उस पर रॉकफेलर और अमेरिकी डीप स्टेट की मोनोपोली। क्या किसानों को यह पता है कि इसी डीप स्टेट की मोनोपोली टूट रही थी जिसके कारण रिहाना से लेके मियां खलीफा से ट्वीट करवाया गया? आर्टिकल 14 या रिपोर्टर्स कलेक्टिव की फंडिंग देख लो, सब खेल समझ में आ जाएगा।
शरद मराठे ने इसी मोनोपोली को तोड़कर देश के उद्यमियों को एक अवसर देना चाहा था। साथ में किसान खुद कंपनी में भागीदार हों ऐसी व्यवस्थाएं की थी। पर अफसोस कि देश के दलालों ने भारत में रॉकफेलर का प्रभाव कायम रखा। विजय गजेरा ने ये सारी बातें हवा हवाई नहीं लिखी हैं। आप रॉकफेलर पर या फोर्ड फाउंडेशन पर या सोरोस पर थोड़ा स्वयं भी शोध करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब रवीश कुमार ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उसका लक्ष्य किसान बिल या मोदी या अडानी मात्र नहीं, बल्कि भारत की उभरती इकोनॉमी है जो इन विदेशी मोनोपोलीज को छिन्न भिन्न करते हुए स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। अडानी के साथ रवीश और उसके गिरोह ने फरवरी से जो किया वो हमें दिख चुका है। पर सत्य यह है कि मिथ्या प्रचार से अल्प समय के लिए धक्का अवश्य लगता है, पर सत्य स्वयं वापसी करता है। अडानी के स्टॉक्स में हुए सुधार उसी के साक्षी हैं जो रवीश जैसों को पच नहीं रहा तो एक के बाद एक हिट जॉब आते जा रहे। ये लोग अन्य फूके कारतूसों या फिर अपने गिरोह के कुख्यात सदस्य जैसे कि प्रशांत भूषण टाइप के लोगों की सहायता से एक के बाद एक प्रपंच को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक आदमी पहले शोध के नाम पर विष्ठा करता है, एक आदमी वीडियो बनाता है और फिर एक तीसरा आदमी उस विष्ठा को सोना कहकर अपने फॉलोअर्स में ऐसे भेजता है कि ये नहीं खाया तो क्या खाया। रवीश ने अपने वीडियो के आरंभ में यह कहा, जब भी गौतम अडानी से जुड़ी खबर आती है सरकार चुप हो जाती है और गोदी मीडिया भी चुप हो जाता है। पर रवीश घर नहीं बैठते, वो लोटा लेकर हिंडन नदी के तट पर चले जाते हैं और तसल्ली से बैठकर आधे घंटे में अपनी पूरी आंत जो है खाली कर लेते हैं। तत्पश्चात उसे परसों के लाए हुए पाव भर टमाटर की पन्नी में सहेज कर घर ले आते हैं और एडिटर से कहते हैं कि इस पर परफ्यूम मारकर कुछ ऐसा बना दो कि माहौल में एकदम गंध फैल जाए। अब गंध की जगह गंध फैल जाती है तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। रवीश ने इस वीडियो को 30 मिनट का बनाने के लिए पहले अशोका यूनिवर्सिटी पर कुछ प्रपंच किया, फिर विदेशी चंदे से संचालित और देखने से ही महीने भर से ना नहाए हुए वामपंथी लगने वाले किसी को बिठाकर नीचे पत्रकार कहते हुए यह दावा किया कि उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। इस तथाकथित पत्रकार ने अपनी ही लिखी और शोध की गई रिपोर्ट को पढ़ने में जितने कट्स लिए हैं उतने तो भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने लद्दाख जाते हुए नहीं। इसका कारण यह है कि झूठ को थोड़ा टचअप की आवश्यकता होती है, वरना स्वयं का शोध कोई भी स्वाभिमानी पत्रकार बिना किसी झिझक के धारा प्रवाह बोल सकता है। मेरे ख्याल से इन्हें जाधवपुर विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए ताकि ये प्रपंच करने का उचित प्रशिक्षण लेकर आए और बिना लज्जा के कह सके कि कैंपस इनका दूसरा घर है और इसलिए इन्हें कैंपस में दारू और गांजा पीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भूमिका बांधने के बाद रवीश के मिथ्या भाषण की एक श्रृंखला का आरंभ होता है जो केवल कपोल कल्पित कथाओं का सार मात्र है, जो उनके मस्तिष्क में घटित होता रहता है कि ओहो अडानी के फूड प्रोडक्ट्स की फैक्ट्री है, मोदी का किसान बिल है, अडानी के साथ मोदी की फोटो है, मोदी गुजराती है, दोनों मिलते हैं। मोदी बोलता है मोटा भाई एक कानून बना देंगे आपके लिए। अडानी बोलता है एक से क्या होगा, 2 बना दीजिए। तो मोदी हंसते हुए बोलते हैं ना तेरा न मेरा, 3 बना देते हैं। दोनों हंसते हैं और अगली सुबह संसद में कानून पास हो जाता है। अडानी अपने कमरे में बैठकर किसी गरीब के खेत के चने के फॉर्चून बेसन से बने और दूसरे गरीब के खेत के सूरजमुखी के फॉर्चून रिफाइंड तेल में तले पकौड़े खाते हुए धीरे धीरे हंसता है। ये सारी बातें रवीश मन में सोचता है, फिर कंप्यूटर पर अडानी कीवर्ड से न्यूज सर्च करता है और दोनों को मिलाकर एक मनोहर कहानी लिखता है जिसका वीडियो यूट्यूब पर आ जाता है। आगे रवीश बोलता है कि कृषि कानून बनाए गए थे किसानों के नाम पर, लेकिन लाए गए कॉर्पोरेट के। श्री गिरीश जलिहल की दोनों रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि तीनों कृषि कानून किसके लिए लाए गए थे, बनाए गए थे किसानों के नाम पर, मगर ये कानून लाए गए थे कॉर्पोरेट के लिए। वामपंथी जब भी ये सब बोले आप समझ जाइए कि ये आधी बात बोल रहे हैं। यहाँ 2 प्रश्न है। पहला यह कि क्या कृषि का व्यवसायीकरण उचित नहीं, दूसरा यह कि क्या भारत के 86% छोटी जोत वाले कृषकों के उद्धार के लिए ऐसे कानून की अवधारणा 2014 के बाद ही आई है, अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए ही आई है या पहले भी कुछ हुआ है। जहां तक कृषि के व्यवसायीकरण की बात है तो बिना वैसा किए आप किसानों की आय नहीं बढ़ा सकते। दलाल सदैव भी उनसे 5 रुपए में खरीद कर किसी कॉर्पोरेट को 12 रुपए में बेचते रहेंगे। जो कानून आए उससे दलालों को समस्या थी क्योंकि किसान कॉर्पोरेट से या व्यवसायी से कानूनी रूप से स्वयं ही डील कर सकता था और उपज से पहले ही
या बाद में जो भी उसकी इच्छा होती अपना तय भुगतान पा जाता। वामपंथी सदैव ही सर्वहारा की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, पर हम और आप जो बात विस्मृत कर देते हैं वह यह है कि वामपंथी कभी नहीं चाहते कि सर्वहारा की स्थिति बदले। जब किसान गरीब नहीं रहेगा तो उनकी भावुकता को भुनाकर वामपंथी अपने एसी कमरे में बैठकर कविता कैसे लिखे। कृषि का प्रत्यक्ष या प्रथम चरण का व्यवसायीकरण समय की मांग है, क्योंकि किसानों की उपज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बढ़ते शहरीकरण के कालखंड में पैकेज्ड फूड के रूप में घरों में ही पहुंचता है। व्यवसायीकरण पहले से ही हो रहा है। मोदी सरकार इस तरह के व्यवसायीकरण से दलालों को हटाकर किसान और कॉरपोरेट के बीच की कमीशन समाप्त करके वह सीधे किसानों को दिलवाना चाहती थी। तरह तरह के दलालों को इससे आपत्ति हुई। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या छोटे किसानों के उद्धार हेतु यह पहल मोदी सरकार की ही है? क्या वास्तव में यह कानून अडानी की सहायता के लिए बनाए गए थे? उत्तर है बिल्कुल नहीं। 90 के दशक से जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कृषि बिल लाने की बातें की हैं और हर बार एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन की चर्चा हुई है। कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में यानी चुनावी घोषणा पत्र में जो लिखा था वह पढ़ देता हूं। कांग्रेस एपीएमसी एक्ट को हटा देगी और कृषि से संबंधित व्यापार को, चाहे वह निर्यात हो यानी विदेशों में जाना हो या अंतरराज्यीय व्यापार हो यानी दो स्टेट के बीच का व्यापार, हर तरह के प्रतिबंध से उसे मुक्त कर देगी। दूसरे बिंदु में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखती है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 उस समय से है जब हर वस्तु पर नियंत्रण हुआ करता था। कांग्रेस यह वादा करती है कि वो एक ऐसा कानून लाएगी जिसमें इस व्यवस्था का प्रयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही होगा। रवीश को अब ले चलते हैं 2007 में, जब ऑक्सफोर्ड के पढ़े मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ऑक्सफोर्ड के ही पढ़े मॉन्टेक सिंह अहलुवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अहलुवालिया जी ने 2007 में मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक सभा में ग्रामीण विकास में कॉर्पोरेट की भूमिका पर बोलते हुए कहा था कि कृषि की भूमि का स्वामी कृषक ही रहे, पर राज्य बड़े कॉर्पोरेट के सहयोग से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक संस्थागत तंत्र बना सकते हैं। अब मोदी जो कानून लेकर आए बिल्कुल मनमोहन सिंह की सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट, उनके योजना आयोग के निष्कर्षों और अन्य इनपुट्स के ही समरूप है। इसमें जो लक्ष्य मनमोहन सिंह की सरकार का था वही मोदी सरकार भी पाना चाहती थी। रवीश कुमार शरद मराठे पर तो बहुत उछल उछल कर बोल रहे थे इस वीडियो में, परंतु वो 2004 के 26 अगस्त को कृषि मंत्री शरद पवार के जूनियर मंत्री कांतिलाल भूरिया के इस कथन तक नहीं पहुंच पाए जहां उन्होंने एपीएमसी एक्ट में संशोधन के एक प्रश्न के उत्तर में 28 जून 2002 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कहा था कि कृषि बाजारों यानी मंडियों के सुधारों पर एक अंतर मंत्रालयी टास्क फोर्स ने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को जहां भी आवश्यकता हो इस एक्ट में संशोधन या सुधार करना चाहिए। मंत्री शरद पवार के मंत्रालय के, सरकार कांग्रेस समर्थित यूपीए प्रथम और सुझाव वाजपेयी जी के समय की रिपोर्ट का। 2019 तक एक ही सुर रहा कांग्रेस का, जो मैंने पहले भी बताया। यूपीए द्वितीय में भी 2011 में 22 नवंबर को सरकार ने लोकसभा में बताया कि सरकार एक ऐसे कानून पर कार्य कर रही है जिसमें किसानों से सीधे खरीद, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, निजी और सहकारी क्षेत्रों में बाजारों की स्थापना के प्रावधान है। यह बात और है कि तब नए नए किसान बने रॉबर्ट वाड्रा जी केवल जमीन ही खरीद रहे थे, फसल में उनकी रुचि नहीं थी, तो ये कानून आते आते रह गया। क्या 2012 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल यूपीए सरकार ने तैयार नहीं किया था? क्या 2014 के चुनाव के घोषणा पत्र में भी यूपीए ने इन्हीं विषयों पर चर्चा नहीं की थी? क्या 2014 में कर्नाटक, असम, हिमाचल, मेघालय और हरियाणा में कांग्रेस सरकार ने किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग कहीं भी बेचने का अधिकार नहीं दिया था? क्या 2011 में योजना आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में इंटरस्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट को निरस्त करके केंद्र की लिस्ट से हटाने की सिफारिश नहीं की थी? अब आप ही बताइए कि एग्जैक्टली वही बात वाजपेयी सरकार कह रही थी, उसी को यूपीए प्रथम ने संस्तुति दी, फिर अहलुवालिया जी ने देश को बताया, फिर यूपीए द्वितीय ने बताया, फिर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में आया, फिर मोदी जी ले आए। सारे प्रावधान एकदम वही जो दीर्घ प्रतीक्षित रहे। रवीश के साथ यह समस्या है कि वो चिट्ठी छांटने वाले पत्रकार हैं, आजकल कीवर्ड छांटते हैं।
जब गूगल में सर्च के समय कीवर्ड किसान कानून और अडानी लिखोगे तो रिजल्ट में यूपीए, अहलुवालिया और शरद पवार तो आएगा नहीं, तो उसी में ही सब जो है रह गया। अब रवीश ने वीडियो में आगे कहा है कि उन्हें यह लगता है कि ये जो विदेशी चंदे से फंडित संस्था द्वारा बनाई गई रिपोर्ट जो है वो हिंदी में किसानों और जनता तक जानी चाहिए। आज का यह वीडियो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की शानदार रिपोर्ट पर आधारित है। हमें लगता है कि यह रिपोर्ट हिंदी के दर्शकों और किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचनी चाहिए। रवीश लंबे समय से ही हिंदी वाला विलाप करते रहे। उन्होंने 2014 से ही टीवी पत्रकारिता में एक उत्कृष्ट विधा को जन्म दिया है, स्टूडियो से रैली करना। रवीश जी, आप तो हिंदी में ही प्राइम टाइम रैलियां किया करते थे। मायावती के स्टेज पे गए, अखिलेश के चार्टर्ड प्लेन पर गए, राहुल गांधी को महान दार्शनिक बताया। पर उस 9 वर्ष के कैंपेनिंग से तो भारतीय जनता, विशेषतः हिंदी पट्टी, तो घंटा प्रभावित नहीं हुई कभी। सारे चुनाव योगी और मोदी जीतते गए। आपने आगे क्रमशः 3 मिनट 45 सेकंड, 15 मिनट 37 सेकंड और 16 मिनट 18 सेकंड पर यह बताने की चेष्टा की है कि किसानों को भनक नहीं लगी, ये कानून प्रकट हो गए। अमिताभ कांत ने लेख अंग्रेजी में लिख के माहौल बना। कृषि कानून की भूमिका बनाई गई, कैसे चुपचाप कॉरपोरेट और बीजेपी से जुड़े लोग इसे तैयार करते रहे और किसानों को भनक तक नहीं लगने दी। कभी तो सरकार ने बोला होगा, सरकार की किसी संस्था ने बोला होगा, तब हमें अमिताभ कांत का एक लेख मिला था। अमिताभ कांत ने अपने लेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेकर मंडी से बाहर उपज के बेचने पर लगी पाबंदियों को हटा देने की वकालत की थी, यानी माहौल बनाया जा रहा था, वो भी अंग्रेजी में। रवीश दोनों बात स्वयं बोल रहा है। पहले बोल रहा है कि बिना उसे फोन पर बताए ये कानून बन कैसे गए, और फिर बोल रहा है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत अंग्रेजी में आर्टिकल लिखकर माहौल बना रहे। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो .jpeg? रवीश बार बार हिंदी भाषा के दर्शकों को महामूर्ख समझते हुए यह ज्ञान वृष्टि करता रहता है कि अंग्रेजी में शब्द बताकर आपको ठगा जा। कभी कभी वो पंचायत का बनराकस बन जाते हैं। उन्होंने 5वें मिनट के आरंभ में कहा कि इसे अंग्रेजी में कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। रवीश जी, आप जो कह रहे हैं उसे हिंदू में चिरकुटाई कहते हैं या अंग्रेजी में हिट जॉब। बाकी एक और जॉब है जो आप किसी को दे रहे हैं, वैसा कहना मेरे लिए अशोभनीय है, वो मैं बताऊंगा नहीं। रवीश की बात का पूरा भार इस पर रहता है कि कॉर्पोरेट शब्द आ गया है, इसका मतलब अडानी घर घर जाकर तुम्हारे जमीन का कागज चुरा लेगा और अपनी कंपनी बड़ी बनाए। लोगों के मन में कॉर्पोरेट का नाम सुनकर ही लुटेरे का भाव लाने वाले वामपंथी स्वयं उसी तंत्र का हिस्सा है जिसे पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कहा जाता है। इस आदमी को देखिए, देह पर कोट है, गले में टाई है, कमरे में एसी है, हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर का रिमोट है, आगे सोनी का कैमरा है, क्रोमा स्क्रीन पर शूट कर रहा है, अडोबी का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता होगा। घनघोर कॉर्पोरेट गूगल के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब से ये कमाई करने वाला रवीश जब कॉर्पोरेट को अपनी घृणा का पात्र बनाता है तो उसे विशुद्ध वैचारिक दोगलई कहा जाता है। दोगलई की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इस धूर्त श्रेष्ठ ने 7 मिनट 42 सेकंड पर जिस टास्क फोर्स की बात की है और जिस पर यह आधे वीडियो नाचता रहा है चुनिंदा कॉर्पोरेट को बुलाया गया था, वह भी अर्धसत्य ही है। टास्क फोर्स के 11 सदस्यों के नाम भी शरद मराठे ने सुझाए और स्वीकार हो गए और खुद भी उसके सदस्य बन गए। इसमें अदानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा, पतंजलि, बिग बास्केट जैसे चुनिंदा कॉर्पोरेट को रखा गया था। टास्क फोर्स तो वाजपेयी सरकार ने बनाया, जिसके सुझाव को यूपीए प्रथम में भी माना गया, और कानून बनाने के लिए केवल टास्क फोर्स ही सारा कार्य देख रही हो, बाकी के स्टेक होल्डर्स का सुझाव नहीं लिया गया। ऐसी नकारात्मकता रवीश किस आधार पर फैला रहा है? क्या देश में कृषि आयोग नहीं है? क्या कृषि मंत्रालय हर वर्ष कृषि से संबंध आंकड़े नहीं जुटाता? क्या कृषि मंत्रियों की बैठकें केंद्र के साथ नहीं होती? क्या कृषकों के सुझाव पंचायतों से लेकर पीएम के मन की बात तक में नहीं लिए जाते? तो आखिर कौन सा स्टेक होल्डर रह गया रवीश? अच्छा, आपको फोन नहीं किया था इसलिए नाराज फूफा बन गए, और पहले जो यूपीए के टाइम में पत्रकार तो दामाद जैसा ट्रीटमेंट पाया करते थे। मैं मोदी जी को बोल देता हूं कि अगली बार ऐसे सम्मेलन में चाट पकौड़े बांटने के लिए पत्तों का कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको दिलवा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि क्या चुनिंदा कॉर्पोरेट को ही बुलाया गया था? बिल्कुल नहीं। इसमें पतंजलि आयुर्वेद, महिंद्रा, बिग बास्केट यानी टाटा, इसके साथ 10 बड़े कॉर्पोरेट समूहों को न्योता दिया गया। अब प्रश्न यह है कि रवीश,
अडानी पर ही क्यों अटका हुआ है, पतंजलि पर क्यों नहीं? वो भी भाजपा के करीबी हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी भी फोटो आती है। चलिए आपके इस प्रपंची प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य कृषकों की आय दूनी करने का था, जिस पर आपने 90 मिनट में बोला भी है और पूछा है कि डबल क्यों नहीं हुई। किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी। 2022 का साल आया, चला भी गया, आज तक नहीं बता पाए कि आमदनी डबल हुई या नहीं। जिस विजन के साथ कानून आए थे वह तो आपके गिरोह ने निरस्त करा दिया, फिर पूछ रहे हैं डबल क्यों नहीं हुई इनकम। अब दर्शकों का भी प्रश्न होगा कि डबल कैसे हो गया। रवीश की माने तो योगेंद्र यादव जी की एक एक फोटो अपने खेतों में डंडे पर चिपका कर लगा देने से फसलों में उत्साह का संचार होगा और वो दूने उत्साह से बढ़ेंगे। यील्ड जो है डबल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही मीठे स्वरों में उन्हें कहानियां सुनाया करें। या फिर एक तरीका यह है कि किसानों को अपने खेतों से करीब आधी मीटर गहरी भूमि खोदकर गड्ढे में मच्छरदानी लगाकर खोदी हुई मिट्टी की पूरी शीट खेत के लंबाई चौड़ाई की मच्छरदानी पर रखकर एक साथ 2 खेत बनाने की समुन्नत तकनीक विकसित करनी होगी। फिर किसानों के पास एक की जगह 2 खेत हो जाएंगे और आय दुगनी हो जाएगी, है कि नहीं? अभी किसानों की आय कम इसलिए है क्योंकि दलाल कमीशन खाते हैं, वैज्ञानिक कृषि के तरीके उन तक पहुंचते नहीं और छोटे खेतों का मतलब है कि अधिक लागत कम आय। इसका समाधान यही है कि एपीएमसी एक्ट के प्रतिबंधों को निरस्त करके दलालों से इसे मुक्त किया जाए। छोटे खेतों के किसानों को साथ आने के लिए प्रेरित कर बड़े स्तर पर कैश क्रॉप्स की खेती हो, या आपकी शर्तों पर आपके द्वारा निर्धारित मूल्य पर आपकी भूमि को किसी कॉर्पोरेट के लिए उपलब्ध कराया जा सके। यही सारे लक्ष्यों को पाटने के लिए मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे। 12वें मिनट में रवीश ने आंदोलनरत किसानों के संगठनों की बात करते हुए कहा कि सरकार ने किसी से बात नहीं की, किसी संगठन से नहीं पूछा। जब आंदोलन करने वाले किसानों ने सरकार से पूछ दिया कि कृषि कानूनों को लाने से पहले किस किसान या किसान संगठन से पूछा गया, तो जवाब देते नहीं बना। बाद में अजीब अजीब तरह के संगठन के किसान खड़े कर दिए गए जो कानून का समर्थन करने आ गए। तब सरकार ने क्यों नहीं इस टास्क फोर्स के बारे में जानकारी दी, क्यों नहीं तब शरद मराठे का नाम बताया गया? रवीश ने बहुत ही धूर्तता के साथ यह बात कह दी कि आंदोलन करने वाले संगठनों की राय नहीं ली गई और जो इसके समर्थन में आए वो अजीब अजीब संगठन थे। तात्पर्य यह है कि त्वाड़ा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। जरा यह भी तो देखा जाए कि आंदोलनकारी किसान थे कहां के। ये उस जगह से थे जहां से भारत सरकार अपनी पूरी गेहूं की खरीद का 70 से 80% केवल 2 राज्यों से लेती। साथ ही चावल, दाल और अन्य वस्तुओं की भी खरीद का एक बहुत बड़ा अंश पंजाब और फिर हरियाणा से आता है। ऐसे में यदि मंडियों के दलालों और बड़े किसानों को इस समीकरण से हटा दिया जाए, किसानों पर अपने जिलों की मंडियों में बेचने की बाध्यता न रहे, तो फिर अपने वर्चस्व का प्रयोग करके छोटे किसानों से 100 रुपये में खरीदकर स्वयं ही बाद में 120 में मंडियों में बेचने वालों की क्या स्थिति होगी। यदि 50 क्विंटल उपजाने वाला किसान कहीं भी बेचने को सक्षम हो जाए या वह अपने खेत की गेहूं की जगह सौंफ उगाने लगे, तो फिर इन दलालों का क्या होगा। किसान आंदोलन मात्र वही था। हमने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कई किसानों को रोते हुए देखा कि उनकी शिमला मिर्च की फसल मंडी में इतने कम मूल्य पर ली जा रही है कि भाड़ा भी नहीं निकल पा रहा। हरी मिर्च की भी फसल पर ऐसे ही ट्विटर पोस्ट हमने देखे। अब आप सोचिए कि यही किसान यदि किसी कॉर्पोरेट से ये कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर सकते थे कि ये लो खेत हमें चाहिए 3 लाख रुपये, तुम्हें जो बोना है बो दो, या ये रहा खेत, इसमें मिर्च बो दो और अपने हिसाब से खेती करो, एक फिक्स पैसे तो मुझे चाहिए ही, पर उसके अतिरिक्त यदि लाभ हुआ तो उसका भी एक हिस्सा लूंगा। बेचने का झंझट तुम्हारा, बाढ़ में नष्ट हुआ तो भी मुझे बीमा का पैसा देना और खेत अंत में मेरा। कॉर्पोरेट के पास संरक्षण, भंडारण, संवर्धन और प्रोसेसिंग के विकल्प होते हैं। उनकी मिर्च नहीं बिकी तो वो उसकी चटनी बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। किसान उसे औने पौने दामों में बेचने को व्याकुल होगा या फिर सड़कों पर फेंक आएगा। 23 मिनट 45 सेकंड पर रवीश ने दावा किया कि अडानी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के निरस्तीकरण के लिए लॉबिंग की। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में इन कानूनों के पीछे गौतम अडानी के समूह की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दिखाया है कि नीति आयोग के टास्क फोर्स के गठन के पहले अडानी समूह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की लॉबिंग की थी। यह भी प्रपंच।
एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से है और कांग्रेस ने 2019 में इसके निरस्तीकरण की बात की है। साथ ही इसके बहुत पहले 90 के दशक से ही इसके संशोधन हेतु कांग्रेस ने लगभग हर चुनाव में इस पर चर्चा की। इसके निरस्तीकरण के लिए अडानी की लॉबिंग एक हिट जॉब के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवसायी के कृषि से संबद्ध उद्योग में होने मात्र से आप उसे लॉबिस्ट नहीं कह सकते। क्या इससे एक व्यवसायी के तौर पर केवल अडानी को ही फायदा हो, या फिर सारे उद्योगपतियों को जो कृषि के व्यवसायीकरण के भागीदार बनना चाहते हैं? मूल प्रश्न फिर वही है कि सबके बाद भी यह कैसे साबित हो रहा है कि इन कानूनों से किसानों का नुकसान हो रहा है। अब आप निस्संदेह यह कह सकते हैं कि फिर मोदी ने वापस क्यों लिया? तो उत्तर यही है कि जिस कारण से सीए एनआरसी आज तक लागू नहीं हुई। ये कारण विशुद्ध राजनीतिक थे, जिनका इन कानूनों की योग्यता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। आगे प्रश्न यह भी है कि ऐसी कैसी यारी है अडानी की कि लॉबिंग के बाद भी 2 वर्ष लगा दिए मोदी ने और तब जाके कानून बनाया। अंतिम तीर चलाते हुए रवीश ने वापस सर्वहारा की नौटंकी के माध्यम से यह कहा कि मेहनत किसान करे, मुनाफा कॉर्पोरेट ले जाए। ये सब सुनने में वैसा लगता है जैसा वास्तव में होता नहीं। किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें कृषकों को एक मूल्य मानना ही पड़ता। यदि होता तो रवीश उस पन्ने को अपने माथे पर चिपकाकर चौराहे पर खड़ा हो जाता। क्या किसानों की भूमि जबरन कॉर्पोरेट ले लेगा अपना टारगेट पूरा करने के लिए? क्या उस भूमि पर किसानों को हाथ में कुदाल देकर क्लिंट ईस्टवुड की तरह टोपी पहने अडानी यह कहेगा, देख? क्या अभी जो हमें मॉलों और बाजारों में पैक्ड आटे से लेकर फ्रोजन मटर, टमाटर, आलू, भिंडी, बैगन, चावल, दाल, तेल आदि जो मिलते हैं, वो क्या गरीबों की खेती से डाका डालकर आता है, या वह भी कॉर्पोरेट फार्मिंग का ही एक उदाहरण है? इसमें और कानूनों वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अंतर केवल यह है कि अभी ये प्रोडक्ट्स मंडियों के माध्यम से या दलालों के कमीशन के बाद मॉल तक पहुंचते हैं। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, जबकि नए कानूनों के अनुसार दलाली समाप्त हो जाती या न्यूनतम हो जाती, स्वतः किसानों को उचित मूल्य मिल जाता। रवीश जब गरीब किसानों के मेहनत और कॉर्पोरेट के मुनाफे पर रोता है तो वास्तव में वो उन दलालों के लिए ऐसे वीडियो बनाता है जिसकी दलाली कृषि कानूनों से छिनने वाली थी। किसान हमेशा मेहनत करेगा क्योंकि वही उसकी वृत्ति है। मुनाफा दलाल ले जाए तो रवीश प्रसन्न रहेगा, पर उससे कम मुनाफा यदि कॉर्पोरेट ले और दलाल से अच्छा दाम यदि कॉर्पोरेट दे तो उसे असह्य पीड़ा होती है। रवीश के घर के सामने से यदि जयपुर नगर निगम के कूड़े की गाड़ी यदि यह गीत बजाते हुए निकल जाए कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो संभव है कि उसके पड़ोसी उसे बाहर पाकर उसी गाड़ी में फेंक दें, क्योंकि बकौल रवीश वही है जो हर वीडियो में स्वयं कहता है, नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में अवश्य बताएं। इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पे एक के बाद एक हिट जॉब ये पूरा गैंग कर रहा है, मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।